सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। इस सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एमपीपीएससी के जो हाल ही में डिफरेंट एग्जाम्स हुए उनके क्वेश्चंस को यूनिट वाइज कंपाइल किया गया है और उसको आपके सामने डिस्कस किया जा रहा है। आज इस सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर क्वेश्चन को। देखिए, ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन जो डिस्कस किए जा रहे हैं, लेकिन साथ में उसके अलावा बहुत सारे और एग्जाम है, जैसे एडीपीओ हो गया, इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गया, मेडिकल ऑफिसर हो गया, है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम में, तकरीबन 20 के आसपास एग्जाम है। उन सभी एग्जाम जो कि पिछले 1-2 साल के अंदर हुए हैं, उनके क्वेश्चंस को यहाँ पर यूनिट वाइज कंपाइल किया गया है, तो इसको आप ज़रूर देखें, ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। सेकेंड चीज़ एक और मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों से, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि अभी टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च कर दी गई है, जिसकी प्राइस रखी गई है सिविल सर्विसेज के जीएस पोर्शन के लिए, वो रही है 499 की। और जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का जीएस पार्ट है, मतलब पेपर 1 है, उसके लिए प्राइस रखी है 399। इतने में आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ में 2 चीज़ें मिलेंगी आपको। एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का यही कंपाइलेशन आपको दिया जाएगा, जो कि उसका मेन पार्ट रहेगा, बिकॉज इसी से बहुत सारे क्वेश्चन इसका यदि एनालिसिस किया जाए तो वहाँ पे मिल जाते हैं। एंड सेकेंड चीज़, आपको जो अपकमिंग पॉसिबल क्वेश्चंस हैं उसको भी उसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है, तो इन दोनों कॉम्बिनेशन आपको इस टेस्ट सीरीज में प्रॉपर तरीके से दिया जाएगा, है ना। इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। नंबर है 8826033084। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, तो वहाँ पे यही मैसेज कर सकते हैं, आई वांट जॉइन टेस्ट सीरीज फॉर सिविल सर्विसेज या असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसके लिए भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं। तो आपको हमारा क्यूआर कोड सेंड कर दिया जाएगा, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट आप शेयर कर देंगे, तो वहाँ पे आपको हमारे ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। इसमें आपको पीडीएफ और साथ में डिटेल्ड एनालिसिस वीडियोस आपको दिए जाएंगे। जैसा आपको इस वीडियो में दिया जा रहा है, वैसा ही आपको वीडियो उपलब्ध कराए जाएंगे, है ना। तो वो सारा का सारा कंपाइलेशन सारी यूनिट के लिए दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। इस करंट अफेयर के आज डिस्कशन में मैं आप लोग बता दूं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए भी होने वाला है क्योंकि यहाँ पे जो करंट अफेयर क्वेश्चन पहले आए थे, उनका जो रिसेंट अपडेट है वो भी साथ में डिस्कस किया जाएगा। क्योंकि अभी आने वाले कल में क्या होगा, क्योंकि अपकमिंग एग्जाम्स में, जैसे मान लो 2023 में किसी को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, तो वो क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। तो 2024 का जो पद्मश्री अवार्ड अब किसको दिया गया है, उसको भी आपको यहाँ पे अपडेट किया गया है प्रॉपर तरीके से। तो ये डिस्कशन आपके लिए बड़ा ही फ्रूटफुल होने वाला है। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस विभाग से मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना संचालित होती है। देखिए, मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के बारे में पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट ऑफ मध्य प्रदेश इज इम्प्लीमेंटिंग और रनिंग द मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना। देखो, आमतौर पे इस समय कल्चर ये है कि जो पुरानी योजनाएं हैं उसके बारे में पूछा जाता है, और साथ में जो डिपार्टमेंट्स हैं, संबद्ध डिपार्टमेंट, उससे पूछा जाता है कि कौन से डिपार्टमेंट से संबंधित है। कौन सा डिपार्टमेंट है, ये है सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, जिसे हम बोलते हैं सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ऑफ डिसेबल्ड डिपार्टमेंट, है ना। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के श्री मुनीश्वर चंद्र डावर को 2023 में किस क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अब देखिए, 2023 डॉक्टर डावर बड़े फेमस हैं वैसे भी, तो मेडिसिन के लिए जाने जाते हैं, तो मेडिसिन के लिए बेसिकली दिया गया है। लेकिन चूंकि 2024 का भी अवार्ड दिया चुका है, तो 2024 के जो अवार्डी हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और इस बार 4 लोगों को 2024 का अवार्ड दिया गया है। तो इनमें नाम है कौन कौन से, कालूराम बामनिया साहब का नाम है, जिन्हें 2024 के लिए पद्म से सम्मान दिया गया है। मध्य प्रदेश के देवास जिले से संबंधित हैं ये कबीर वाणी, मीराबाई गोरखवाणी, इन सभी के जो ये गीतकार हैं, तो इनका नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है। सत्येंद्र सिंह लोहिया जी हैं, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में दिया गया है इनको, ये इंटरनेशनल पैरा स्विमर हैं, भिंड जिले से संबंधित हैं, तो इनका भी नाम आप याद रखेंगे, इन्होंने इंग्लिश चैनल को पार भी किया था। और भगवती लाल राजपुरोहित साहब की बात करें तो इनको दिया गया है लिटरेचर एजुकेशन के लिए। मालवी भाषा के ये लेखक हैं, तो मालवी भाषा में बहुत सारे अनुवाद भी इनके द्वारा किए गए हैं। और ओम प्रकाश शर्मा जी हैं, तो हमारा जो माच लोकनाट्य है, हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय लोकनाट्य भी है, उस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन के लिए इनको दिया गया है पद्मश्री सम्मान। तो सभी चारों नाम पता होना चाहिए, कालूराम बामनिया साहब, सत्येंद्र सिंह लोहिया, भगवती लाल राजपुरोहित जी, ओम प्रकाश शर्मा जी, तो इन सभी के नाम आपको पता होना चाहिए, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग के कंपोजिट जल प्रबंधन सूचकांक 2017-18 में मध्य प्रदेश का क्या स्थान था। देखिए, नीति आयोग की जो रिपोर्ट्स हैं उनके बारे में विशेष तौर पर होना चाहिए। नीति आयोग के बारे में यदि हम बात करें कैसी बॉडी है, तो आपको पता होना चाहिए नीति आयोग हमारे देश में एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में शुरू किया गया है ना, गैर संवैधानिक और गैर सांविधिक
संस्थान है ना। इसमें आपको एक विशेष तौर पे ये ध्यान रखना है कि नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर खुद होते हैं। अब यहाँ पर जो रिपोर्ट जारी किया गया है इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया भी गया है प्रॉपर तरीके से। तो नीति आयोग की 3 रिपोर्ट आई थी 2017-18 के लिए, 2016-17 के लिए, 2015-16 के लिए। अब देखो 2015-16, 2016-17 के लिए जो अपडेट आया था वो कब आया था, 2018 में आया था, और 2017-18 के लिए जो अपडेट आया था वो 2019 में आया था, है ना। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि 2017-18 वाले में मध्य प्रदेश की रैंकिंग 3rd लगी थी, हालांकि उसके पहले 2nd रैंक भी लग चुकी थी, एक ड्रॉप हुआ है। तो कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स में ये मध्य प्रदेश की वर्तमान रैंक है। 2017-18 का जो रिसेंट अपडेट है वही 2019 में जारी किया गया था, तो इसको आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश से किस स्थान पर भोज समारोह आयोजित किया जाता है। भोज समारोह की बात करें धार में आयोजित किया जाता है, तो इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। 5वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना के अंतर्गत योग्य महिलाओं को कितनी राशि दी जाएगी। अब देखो लाडली बहना योजना की बात कर रहे हैं जो कि एज ऑफ नो मध्य प्रदेश की बड़ी महत्वपूर्ण स्कीम है, और कहा भी जाता है कि मध्य प्रदेश में जो सरकार वापस से आई है उसमें लाडली बहना योजना का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एनीवे तो यहाँ पे लाडली बहना योजना की बात करें, इसको सन 2023 में शुरू किया गया, आप जानते ही हैं। तो लाडली बहना योजना में शुरुआत की गई थी 1000 रुपये हर महीने से, हालांकि वर्तमान समय में 1250 रुपये हर महीने दिए जाते हैं, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना, आने वाले कल में इसको बताया गया था कि 3000 रुपये तक हम इसको लेके जाएंगे, है ना। तो ऐसा सरकार ने वादा किया है। अब लोकसभा चुनाव के बाद भी इसमें वृद्धि होगी तभी जाके बात बनेगी। अब देखते हैं बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। अब इसमें लाडली बहना योजना में एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसके बारे में एज ऑफ नो बड़ी पॉपुलर स्कीम है, तो इसके बारे में हल्की हल्की इन्फॉर्मेशन आपको और होनी चाहिए। जैसे पहली बात तो ये है कि किस एज ग्रुप की महिलाओं को शामिल किया गया है। तो वैसे तो स्टार्टिंग में था कि 23 से 60 साल की महिलाओं को शामिल किया गया है, लेकिन बाद में ये था कि विवाहित महिलाएं जो 21 साल से ऊपर की हैं उनको भी शामिल किया गया है, मतलब ये घटा के 21 कर दिया गया था। सेकेंड कंडीशन ये थी कि यहाँ पर आपके पास जो फैमिली की लैंड होल्डिंग है, मतलब जो ज़मीन आपके पास में 5 एकड़ से ऊपर नहीं होनी चाहिए। सेकेंड है इनकम जो है आपकी 2.5 लाख रुपए से ऊपर की नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये कंडीशन है, यदि आपकी ये कंडीशन मीट करती है तभी आपको लाडली बहना योजना का बेनिफिट मिलेगा। साथ में ये भी लिखा हुआ था इसमें कि लाडली बहना योजना का बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जबकि अन्य योजनाओं से आपको जो बेनिफिट मिल रहा है वो 1000 रुपये से ऊपर का नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये भी कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हुई थी। और साथ में याद रखिएगा ये योजना का बेनिफिट विवाहित, विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को दिया जाएगा। इसमें जो अनमेरिड फीमेल हैं उनको इस योजना का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। तो ये भी आपको लाडली बहना योजना के बारे में विशेष तौर पर ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब जो अनमेरिड जो महिलाएं हैं वो लाडली बहना नहीं मानी जाएंगी, है ना। छठा क्वेश्चन है, 2017 से आरंभ है सौभाग्य योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से संबंधित है। देखो सौभाग्य योजना का यदि फुल फॉर्म आपको पता है तो बड़ी आसानी से आप इसका उत्तर बता पाएंगे। सौभाग्य का फुल फॉर्म है सहज बिजली हर घर योजना। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज एसोसिएटेड विद द सौभाग्य स्कीम स्टार्टेड इन 2017। तो याद रखना पुराना स्कीम भी पूछा आता है, ऐसा नहीं कि जो अभी भी लॉन्च हुआ है सिर्फ उसी का नाम, पुरानी योजनाओं के बारे में जानकारी पूछ जाती है, तो आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। तो सौभाग्य योजना की बात करें तो ये सन 2017 में स्टार्ट किया गया है, और ये स्कीम स्टार्ट किया गया था किसके द्वारा, विद्युत मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा स्टार्ट किया गया था। 7वां क्वेश्चन आपके सामने है, वर्तमान में 2023 में भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मनोज पांडे जी एज ऑफ नो हमारे भारतीय थल सेना अध्यक्ष हैं, तो इनके बारे में आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। 8वां क्वेश्चन है, कौन सा शहर द अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज जिसको बोलते हैं अफेंडेक्स 2023 के दूसरे संस्करण का मेजबान था। विच सिटी वाज द होस्ट ऑफ द सेकेंड एडिशन ऑफ द अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज अफेंडेक्स 2023। याद रहे अफ्रीका से एज ऑफ नो हम कोलैबोरेशन बढ़ा रहे हैं। अफ्रीका आने वाले कल में एक बहुत बड़ा पोटेंशियल कॉन्टिनेंट है, उसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं, उस महाद्वीप में, बड़ा ऑब्वियस सी बात है। तो ये कहाँ पे किया था, पुणे में किया था, है ना, पुणे महाराष्ट्र। 9वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 किस स्थान पर आयोजित किया गया। वेयर वाज द ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 हेल्ड इन मध्य प्रदेश। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछा आता है, तो ये कहाँ पे किया गया था, ये इंदौर में किया गया था। 10वां क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश के किस स्थान पर क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना 2021 में की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वांटम लेबोरेटरी, वेयर डिड द इंडियन आर्मी एस्टेब्लिश द क्वांटम लेबोरेटरी इन मध्य प्रदेश। यह है महू में। महू का फुल फॉर्म भी वैसे होता था मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर, हालांकि अब इसका नाम डॉक्टर अंबेडकर नगर कर दिया गया है क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर साहब की जन्मस्थली थी, है ना। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने फीफा वर्ल्ड कप 2020 में गोल्डन बॉल पुरस्कार जीता है। देखिए ये पुरस्कार लियोनेल मेसी को दूसरी बार दिया गया है, एंड ही इज वन ऑफ द वंडरफुल प्लेयर
ऑफ द फुटबॉल। फीफा वर्ल्ड कप 2022 की बात करें तो यहाँ पे विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे आयोजित किया गया था, दोहा में। दोहा कहाँ पे, कतर में, है ना। तो एक तो ये आपको ध्यान रखना है। सेकेंड चीज़ याद रखिएगा, 22nd एडिशन था, मतलब 22वां वर्ल्ड कप था, है ना। तो जो कि इसका विनर कौन था, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने इसे विजय दर्ज की थी। रनर अप कौन था, फाइनल मैच हुआ था अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच में, अर्जेंटीना जीत गया था, फ्रांस हार गया था। तो ये आपको याद रखना है। एक और चीज़ पूछी जाती है आप लोगों से कि आने वाले कल में जो वर्ल्ड कप होने वाला है 2026 का, चूंकि हर 4 साल में होता है, 2026 का वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा, यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में 2026 का जो वर्ल्ड कप है वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसको भी आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। दिस ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हॉकी खेल के लिए 2020 के लिए लाइफ टाइम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको प्रदान किया गया। देखो, द्रोणाचार्य पुरस्कार कोच को दिया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। पूछा गया स्पेशली हॉकी के लिए किसको दिया गया, ये दिया गया था रमेश पठानिया को। तो ये आपको याद रखना है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम। लेकिन चूंकि अभी हाल ही में द्रोणाचार्य पुरस्कार ऑलरेडी दिया चुका है, तो आपको इनका नाम भी याद रखना है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 के लिए दिया चुका है, तो ये रेगुलर कैटेगरी में ललित कुमार जी को दिया गया है रेसलिंग के लिए, रेसलिंग मतलब कुश्ती के लिए। आरबी रमेश जी को दिया गया है चेस के लिए, शतरंज के लिए। महावीर प्रसाद सैनी जी को दिया गया है पैरा एथलेटिक्स के लिए, और शिवेंद्र सिंह को दिया गया है हॉकी के लिए। यहाँ पर एक ये नाम विशेष तौर पर ध्यान रखना है, जिनका नाम है गणेश प्रभाकर देवरुकर। इनको मलखंब के लिए दिया गया है। मलखंब हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है, तो इसलिए ये आपको विशेष तौर पे याद रखना ही है, ये नाम पूछा सकता है। दूसरा, लाइफ टाइम कैटेगरी में दिया गया है श्री जसकीरत सिंह ग्रेवाल को, गोल्फ के लिए दिया गया है। और इसके अलावा भास्करन ई भास्करन को दिया गया कबड्डी के लिए, और जयंत कुमार पुशीलाल को दिया गया है टेबल टेनिस के लिए। लेकिन यहाँ पे गणेश प्रभाकर देवरुखर का नाम विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है, बिकॉज ये नाम एग्जाम में पूछा सकता है। सो ऐसा दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम, है ना। 13 क्वेश्चन है, 2022 में मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय आदिवासी गौरव दिवस किस स्थान पर मनाया गया। आदिवासी गौरव दिवस के बारे में पूछा जा रहा है। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये मनाया गया शहडोल में। 2022 में मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय आदिवासी गौरव दिवस शहडोल में हमने आयोजित किया जाए। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMI के अनुसार अक्टूबर 2022 में मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत थी। तो ये बताया गया है 0.8%। तो 0.8% हमारे यहाँ बेरोजगारी दर है। हालांकि यहाँ पर एक डेटा होना चाहिए पढ़े लिखे बेरोजगार कितने हैं या ग्रेजुएट बेरोजगार कितने हैं, उसका भी डेटा हमें प्रॉपर तरीके से यहाँ पर वैसे शेयर करना चाहिए। बट एनीवे, 15 क्वेश्चन आपके सामने है, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना किस वर्ष में लागू की गई। उद्यम क्रांति योजना, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम एज वेल। तो ये स्कीम हमने लॉन्च किया है, लागू किया है 2022 में, उद्यम क्रांति योजना। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम एंड वी शुड नो अबाउट दिस वन। उद्यम क्रांति योजना के बारे में थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं। वैसे इस योजना की बात करें, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा ये इस योजना का जो आदेश है वो नवंबर 2021 में जारी किया गया था, लेकिन शुभारंभ इसका 5 अप्रैल 2022 से किया गया था। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के बारे में कुछ चीज़ें जो हम विशेष तौर पर डिस्कस करना चाहेंगे, जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि यहाँ पर उद्यम क्रांति योजना में क्या पर्पस है। इसमें बेसिकली उद्यम क्रांति योजना में लोन प्रदान किया जाता है, उस लोन के माध्यम से अपना कोई भी स्वरोजगार उद्यम अपना शुरू कर सकते हैं। इस उद्यम क्रांति योजना के बारे में एक विशेष बात आपको ध्यान रखनी है कि इसमें जो लाभार्थी हैं उनका जो एज ग्रुप है, इस एज ग्रुप के लाभार्थी इसमें फायदा ले सकते हैं। उनका एज ग्रुप है 18 to 40 ईयर्स, 18 से 40 वर्ष के जो लाभार्थी हैं वही इसका बेनिफिट ले सकते हैं। और सेकेंड कंडीशन है कि आपका जो एजुकेशन है वो कम से कम 8वीं पास होना चाहिए। 8वीं पास कम से कम होना जरूरी है आपके लिए, तभी जाकर आप इस योजना का बेनिफिट ले सकते हैं। तो उद्यम क्रांति योजना बेसिकली जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग के द्वारा शुरू किया गया था, और उसी बेसिकली सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम शुरू करने के लिए ही आप उद्यम क्रांति योजना का बेनिफिट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ग्लासगो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में किस गैस के उत्सर्जन को कम करने पर सहमति बनी। अब देखिए, ये क्वेश्चन ऐसा बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया, यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट समिट हेल्ड इन ग्लासगो, इट वाज एग्रीड टू रिड्यूस द इमिशन ऑफ दिस गैस। तो इस गैस का यहाँ पर हम लोग इमिशन कम करना चाहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है बेसिकली मीथेन गैस। मीथेन गैस एक ग्रीन हाउस गैस है, और मीथेन गैस में इसका जो प्रभाव है वो इक्विवेलेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड जितना आप देखोगे तो उसकी तुलना में काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। तो ये है मीथेन गैस। 17 क्वेश्चन आपके सामने है,
इसरो का कौन सा मिशन विफल हुआ है, तो इसके बारे में पूछा गया आप लोगों से। और ये है आपका GSLV-D1, सॉरी SSLV-D1 जो है आपका ये फेल हुआ है। SLV-D1 इसके बारे में लिखा भी है, SSLV-D1 प्लेस सैटेलाइट इनटू रॉन्ग ऑर्बिट, नो लॉन्गर यूजेबल, मतलब गलत ऑर्बिट में इसने प्लेस कर दिया था, दैट्स वाई ये यूजेबल नहीं रहा। और ये न्यूज़ है अगस्त 2022 की, तो ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। इतना बड़ा जब मिशन फेल होता है तो काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल नुकसान भी होता है। 18वां क्वेश्चन है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी प्रदान की जाती है, किस क्षेत्र के लिए दी जाती है, और ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा दी जाती है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 19th क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किस वर्ष में आरंभ किया गया। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार वाज स्टार्टेड इन विच ईयर। तो इस योजना को हम लोगों ने 2009 से शुरू किया हुआ है, काफ़ी पुराना पुरस्कार है वैसे, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आहार अनुदान योजना मध्य प्रदेश शासन के किस विभाग द्वारा संचालित की जाती है। आहार अनुदान योजना इज रन बाय विच डिपार्टमेंट ऑफ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। तो आहार अनुदान योजना की बात करें तो ये डिपार्टमेंट है जनजातीय कार्य विभाग, ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट के द्वारा इस योजना को हम लोग चलाते हैं, तो इसको आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, दिस द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, है ना। 21st क्वेश्चन आपके सामने है, मध्य प्रदेश राजस्व विभाग द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है। विच स्कीम इज बीइंग रन बाय द मध्य प्रदेश रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे फिर से डिपार्टमेंट एक पूछ लिया गया है, तो डिपार्टमेंट वाइज आपको हल्की जानकारी यहाँ पे होनी ही चाहिए। और ये है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, बड़ी महत्वपूर्ण स्कीम है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। अब देखिए, इस योजना की बात करें तो हमारे मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत हमने वैसे सितंबर 2020 से किया था। बीइंग पर्टिकुलर यदि हम बात करें 25 सितंबर 2020 से मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत हुई है, एक तो ये आपको ध्यान रखना है। और ऐसी एक योजना हमारे देश में ऑलरेडी चल रही है, पीएम किसान योजना, इसे बोलते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। पीएम किसान योजना को, पीएम किसान योजना के अंतर्गत 6,000 रुपये किसानों को दिया जाता है हर वर्ष, और इसमें 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तें दी जाती हैं। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना जब लॉन्च की गई थी तो वहाँ पे ये था कि भाई 4,000 रुपये दिए जाएंगे, 2-2 हज़ार रुपये की 2 किस्तें दी जाएंगी। लेकिन अभी चूंकि इलेक्शन काफ़ी नज़दीक आया तो वहाँ पर मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का भी जो राशि है वो बढ़ा दिया गया और उसको वापस से 6,000 रुपये कर दिया गया। 2,000 रुपये की 3 किस्तें आपको दी जाएंगी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत। तो हर साल किसानों को 6,000 रुपये मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत मिलेगा और 6,000 रुपये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत मिलेगा। मतलब यहाँ पर कुल मिला के 12,000 रुपये किसानों को हर साल दिया जाएगा, 2-2 हज़ार रुपये किस्तों के फॉर्म में, है ना। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है आयरन नेल आर्टिस्ट। आयरन नेल आर्टिस्ट क्या होता है, अभी मैं कुछ पिक्चर्स यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, लेट मी शो दिस वन टू यू। इस तरह से आयरन नेल्स होती हैं जो आप जिसको कील कहते हैं, बिरंची कहते हैं ना। तो इसको बेसिकली यहाँ पर इसके थ्रू पूरा का पूरा ये फेस बना दिया गया है। लुक एट दिस वन, काफ़ी इंट्रिकेट डिज़ाइनिंग है, काफ़ी फाइन आर्टिस्ट विज़न आप देख सकते हैं इसमें। और ये हैं वाजिद खान, जाने माने आयरन नेल आर्टिस्ट हैं, दुनिया भर में इनका नाम मशहूर है, वाजिद खान। 23वां क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी को वर्ष 2022 का मलखंब खेल विधा हेतु अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अर्जुन पुरस्कार विजेता रहे हैं, ये हैं सागर कैलाश वालकर। 2022 के लिए मलखंब खेल विधा के लिए इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। अब देखिए, यहाँ पे आपको ये विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ देखिए, वैसे तो अर्जुन पुरस्कार कई लोगों को दिया गया है, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश से जिन पर्सनालिटीज़ को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है उनका नाम आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है और उनके बारे में एग्जाम में पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो वर्तमान समय में हमारे यहाँ ऐश्वर्य सिंह का नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है। उनको बेसिकली शूटिंग के लिए क्या नाम है, ऐश्वर्य प्रताप सिंह। ये मैं अर्जुन पुरस्कार विजेताओं की बात कर रहा हूँ 2023 में जो दिया गया अभी हाल ही में। तो यहाँ पे ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, क्या नाम है, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर को दिया गया है अर्जुन पुरस्कार। किस क्षेत्र के लिए, शूटिंग के लिए दिया गया है, जो कि खरगोन जिले से संबंधित है। दूसरा हमारी मध्य प्रदेश से सेकंड पर्सनालिटी है जिनका नाम है प्राची यादव। क्या नाम है, प्राची यादव। प्राची यादव को भी मध्य प्रदेश से अर्जुन पुरस्कार दिया गया, मध्य प्रदेश की हैं जिनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। और याद रहे, पैरा कैनोइंग के लिए दिया गया है। पैरा कैनोइंग मतलब डिफरेंटली एबल्ड पर्सन का जो स्पोर्ट है, पैरा है ना, पैरा, बट कैनोइंग है जो स्पोर्ट है। और तीसरी पर्सनालिटी है जिनका नाम है सुशीला चानो।
अब देखिए सुशीला चानू की बात करें तो सुशीला चानू वैसे रहने वाली तो मणिपुर की हैं, लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश की जो हमारी हॉकी एकेडमी है उसकी प्लेयर हैं, और मध्य प्रदेश महिला हॉकी एकेडमी का जो प्लेयर हैं, तो ऑब्वियस बात है इनका संबंध मध्य प्रदेश से है, सुशीला चानू का। और इनको भी अर्जुन पुरस्कार सम्मानित किया गया। कहाँ से हैं? हॉकी से, है ना, हॉकी स्पोर्ट्स की हैं। तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर का नाम याद रखना है शूटिंग के लिए। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर कहाँ के हैं? खरगोन के हैं, तो एक नाम ये याद रखना है। दूसरा प्राची यादव का नाम याद रखना है जो कि ग्वालियर से है पैरा कैनोइंग के लिए। और तीसरा नाम है सुशीला चानू जिनको हॉकी क्षेत्र से हॉकी संबंधित हैं। इनको बेसिकली यहाँ पर अर्जुन पुरस्कार सम्मानित किया गया सन 2023 का, तो ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। आइए चलते हैं 24वें क्वेश्चन में। 24वां क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है। हाँ, द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता के भी याद रखना कि मध्य प्रदेश से द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया गया है इस बार। द्रोणाचार्य ये दिया गया है शिवेंद्र सिंह जी को। शिवेंद्र सिंह जी को द्रोणाचार्य पुरस्कार सम्मानित किया गया है जो कि ग्वालियर से संबंधित हैं। और शिवेंद्र सिंह बेसिकली कौन से स्पोर्ट संबंधित हैं? हॉकी संबंधित हैं। इन्होंने 2012 में जो लंदन ओलंपिक हुआ था हॉकी टीम उसका प्रतिनिधित्व भी किया था। और एज ऑफ नाउ हमारी हॉकी टीम के जो कोचिंग स्टाफ में शामिल हैं, तो यह है शिवेंद्र सिंह, इनका भी नाम आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अगला है मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन स्थल कहाँ था? खेलो इंडिया यूथ गेम्स इसका आयोजन स्थल कहाँ था? और ये आयोजन बेसिकली कई जगह किया गया था वैसे देखा जाए तो, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है उपर्युक्त सभी। तो मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया। और ये कौन संस्करण था? ये बेसिकली देखा जाए तो ये 5वां संस्करण था। पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम्स हमारे मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। तो एक तो ये आपको याद रखना है। और ये आयोजन मध्य प्रदेश के कई शहरों में किया गया था। 8 शहरों में। कहाँ कहाँ? 8 शहरों में, 8 सिटीज़ थी हमारे मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था। जैसे भोपाल है, इंदौर है, मंडला है। अब हर एक स्पोर्ट्स के लिए अलग अलग सिटी बताई गई। जैसे भोपाल के लिए बॉक्सिंग है, एथलेटिक्स है, कुश्ती है। इसी तरह भोपाल, इंदौर, जौनपुर, ग्वालियर, उज्जैन, महेश्वर, बालाघाट, ये कुल मिला के 8 शहरों में इसका आयोजन किया गया था। तो ये 5वां है। याद रहे 2024 का ऑलरेडी खेलो इंडिया यूथ गेम्स ऑर्गेनाइज हो चुका है ना। और देखा जाए तो 2024 का जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है वो जनवरी में आयोजित किया गया है। और ये कहाँ पे आयोजित किया गया था? और ये 6वां संस्करण है, 6th। कहाँ पे? तमिलनाडु में। तो याद रखना 2024 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पे आयोजित किया गया था? ये तमिलनाडु में आयोजित किया गया था। और यहाँ पे तमिलनाडु के कुल 4 शहरों में आयोजित किया गया। अब चूंकि मध्य प्रदेश का नहीं है तो इसलिए आपसे क्वेश्चन एमपीपीएससी के एग्जाम्स में नहीं पूछा जाएगा इतना डिटेल में। लेकिन यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे जो तमिलनाडु का जो खेलो इंडिया गेम्स 2024 में आयोजित किया गया है इसका शुभंकर था वीरा मंगई। क्या नाम था? वीरा मंगई। इसका शुभंकर क्या था? वीरा मंगई। ठीक, तो ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। सेकेंड चीज यहाँ पे आपको याद रखना है कि तो वीरा मंगई का नाम, वीरा मंगई शुभंकर है एक, तो ये आपको याद रखना है। और तमिलनाडु में जो हमारा खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित किया गया, इससे मध्य प्रदेश की जो कंडीशन थी थोड़ी बहुत अच्छी नहीं थी। 14th रैंक हमारे मध्य प्रदेश को मिला। तमिलनाडु का जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित किया गया 6ठा संस्करण, इससे मध्य प्रदेश जो है 14वें स्थान पे था, जिसमें मध्य प्रदेश को 6 गोल्ड मिले, 12 सिल्वर मिले और 12 ब्रॉन्ज मिले। कुल 30 मेडल मध्य प्रदेश को मिले थे। जबकि मध्य प्रदेश में जब आयोजित किया गया था तो उसमें मध्य प्रदेश की रैंकिंग 3rd थी, लेकिन जो तमिलनाडु में आयोजित किया गया उसमें 14th रैंक हमारी हुई। ठीक है, 25th क्वेश्चन में चलते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना में बिजली उत्पादन क्षमता विकास में निजी क्षेत्र का हिस्सा रखा गया। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में बिजली उत्पादन क्षमता विकास में निजी क्षेत्र मतलब जो प्राइवेट सेक्टर है उसका कितना स्थान रखा गया? अंडर द 12th 5-year प्लान द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी इज एम्ड एट। कितना एम रखा गया? तो ये एम रखा गया बेसिकली 46,825 मेगावाट। तो ये 12th 5-year प्लान का था 2012 से 2017 तक के लिए। हालांकि इतना डिटेल क्वेश्चन पूछना एक बहुत ही अम्यूजिंग है कि इतना पुराना क्वेश्चन 12th 5-year प्लान जो कि 2012 से 2017 के लिए था उसका आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, वो भी बीइंग पर्टिकुलर इतना डिटेल पूछा रहे हो कि कितना मेगावाट निजी क्षेत्र का हिस्सा रखा गया था। तो ऐसे क्वेश्चन हालांकि पीएसयू को अवॉइड करना चाहिए था, इतना इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछे जाने चाहिए। बिकॉज एक तो इतना नया भी नहीं है, आप जो है तकरीबन 6-7 साल 8 साल पुराना जो क्वेश्चन पूछ रहे हो, और फिर उसके बाद में इतना कोई बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी नहीं है। तो इस तरह से एनीवे
अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश के बजट वर्ष 2019-20 के बजट प्राक्कलनों के अनुसार राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत रखा गया था। तो ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, और ये 3.34% रखा गया था, है ना, एज पर बजट एस्टिमेट्स ऑफ मध्य प्रदेश ऑफ ईयर 2019-20। फिजिकल डेफिसिट वाज टारगेटेड, फिजिकल डेफिसिट का टारगेट यूजुअली 3-3.5% के आसपास ही होता है, तो ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है ना। 27वें क्वेश्चन में चलते हैं। 2016-17 में माह दिसंबर तक सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों द्वारा मध्य प्रदेश में कितने रोजगार निर्मित किए गए। देखो, इकोनॉमिक सर्वे में जो डेटा आते हैं वो थोड़ा पुराने ही रहते हैं, है ना, बिकॉज पूरा डेटा प्रोसेस होता है कि 2016-17 का डेटा प्रोसेस हुआ, तब तक का डेटा प्रोसेस हुआ, तो उसको इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, तो कई बार डेटा थोड़ा पुराना मिलता है। 2016-17 के लिए यहाँ पे जो डेटा लिखा है वो है आपका 2.66 लाख, इतने उद्यमों में मध्य प्रदेश में इतने रोजगार निर्मित हुए हैं, 2.66 लाख, है ना। वैसे जो हमारे सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम है, जिसे हम एमएसएमई बोलते हैं, तो एमएसएमई बहुत ही पोटेंशियल एरिया है, और यदि इसमें पुश किया जाएगा तो डेफिनेटली हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा रोजगार के माध्यम जनरेट होंगे, इसीलिए उसको हम लेबर इंटेंसिव सेक्टर ही बोलते हैं, है ना। 28 क्वेश्चन आपके सामने, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में स्लालम खेल का आयोजन स्थल कौन सा है। अब स्लालम का पूछा गया है, तो ये है महेश्वर, है ना, तो ये पूछा गया था इस तरह से, बट आप लोग पता होना चाहिए जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 ऑलरेडी हो चुका है, और ये कौन सा संस्करण है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का, ये है 6ठा संस्करण। तो 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स ऑलरेडी आयोजित किया जा चुका है तमिलनाडु में, तो इसको भी आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, 29th क्वेश्चन में चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। इन विच सिटी द हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सिचुएटेड। तो ये तो बहुत ही पुराना क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, लुजान में है। अगला है आपके सामने 30th क्वेश्चन, चाइना मैन का संबंध किस खेल से है। चाइना मैन तो आप जानते ही हैं, जाने माने प्लेयर हैं हमारे कुलदीप यादव, ये है क्रिकेट से, चाइना मैन का संबंध क्रिकेट से है। अलग ही तरह की बॉलिंग की जाती है वैसे उसमें, इसमें हालांकि एक्सप्लेन भी किया गया है। बॉलिंग लेफ्ट आर्म लेग स्पिन, इसे चाइना मैन बॉलिंग कहते हैं। तो यहाँ पे कुलदीप यादव ने इस तरह की बॉलिंग, एक विशेष तरह की बॉलिंग स्टाइल जो है डेवलप की है, और फर्स्ट चाइना मैन बॉलर जो है कुलदीप यादव बने हैं। हमारे टेस्ट मैच के लिए खेलते हैं, हालांकि हर चीज़ के लिए खेलते हैं, वन ऑफ द फाइन बॉलर। एनीवे, लेट्स गेट द 31st क्वेश्चन। वर्तमान में भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है। इंडियन ओलंपिक कमेटी के चेयरमैन कौन है। पीटी ऊषा, भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष पीटी ऊषा। 32nd क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय प्रारंभ हुआ। प्रथम राष्ट्रीय, इन विच स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, सॉरी इंडिया हैज़ द फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी हैड बीन सेट अप। तो ये अपने कहाँ पे है, मणिपुर में है। मणिपुर में पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय प्रारंभ किया गया है, तो इसको आपको याद रखना है। 33rd क्वेश्चन आपके सामने लाया जा रहा है, 2021-22 अग्रिम अनुमानों के आधार पर मध्य प्रदेश के स्थिर भावों के आधार पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है। तो प्रति व्यक्ति आय पूछी गई है 2021-22, और यही डेटा भी आपको याद रखना है वैसे देखा है तो, चूंकि इकोनॉमिक सर्वे में यही डेटा आपको प्रेजेंट किया जा रहा है, 63,345 रुपये। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो कि मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगा, स्थिर भावों का भी पूछा आता है, बेस ईयर का भी, सॉरी यहाँ पे लिखा है इंग्लिश में, पर कैपिटा इनकम मध्य प्रदेश इन द ईयर 2021-22 ऑन द बेसिस ऑफ एडवांस एस्टिमेट एट कांस्टेंट प्राइसेस। तो कांस्टेंट प्राइस मतलब स्थिर भावों को पता होना चाहिए, लेकिन जो प्रचलित भाव हैं, है ना, करंट रेट, उसका भी पता होना चाहिए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, लेट मी शो दिस वन। तो यहाँ पे आप देखोगे 2021-22 का जो है आपको दिया हुआ है, 2021-22 का आपके सामने प्रेजेंट किया गया है, पर कैपिटा इनकम एट करंट एंड कांस्टेंट प्राइसेस 2011-12 के एस्टिमेट्स के हिसाब से। तो इसमें 2021-22 का जो है वो दिया गया 61,534 रुपये, और जो कांस्टेंट प्राइसेस हैं, सॉरी करंट प्राइस उसके आधार पे 1,21,594 रुपये है, और 65,023 रुपये 2022-23 का एडवांस एस्टिमेट है, और 1,40,583 रुपये ये अपना करंट रेट के आधार पे है। अब आप बोलोगे ये वेरिएशन क्यों आ रहा है, वाई दिस वेरिएशन, क्योंकि हमारा स्थिर भाव के आधार पे जो पूछा गया था क्वेश्चन, वो उसमें कितना दिया हुआ है, 63,345 रुपये दिया है। देखो, ये पिछला वाला इकोनॉमिक सर्वे का डेटा दिया है ना। अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं प्रेजेंट कर, जो हमारा वर्तमान में इकोनॉमिक सर्वे चल रहा है, तो 2021-22 उस समय जो आया था उसका इकोनॉमिक सर्वे का डेटा दिया है। तो वहां पर क्या पूछा गया था, अग्रिम अनुमानों के आधार पे, उस समय अग्रिम अनुमान चल रहे थे 2021-22 के लिए, लेकिन अब क्या है, वो रियल आ चुका है ना।
हमारा क्विक एस्टिमेट्स ऑलरेडी आ चुके हैं हमारे पास प्रॉपर तरीके से, तो प्रोविजनल एस्टिमेट्स नहीं, अभी हमारे पास जो है क्विक एस्टिमेट्स हैं, है ना, प्रॉपर तरीके से। तो इसलिए हमारा ये रियल एस्टिमेट आ चुका है, तो 61,534 रुपये आ चुका है। तो 2021-22 का यदि हम बात करें तो क्विक एस्टिमेट्स के आधार पे हमारा जो मध्य प्रदेश के स्थिर भावों के आधार पे जो हमारा प्रतिव्यक्ति आया है वो कितना आया है 61,534, और जो करंट रेट मतलब प्रचलित भावों के आधार पे हुआ है 1,21,594। वहीं पे यदि आप बात करो एडवांस एस्टिमेट, तो एडवांस एस्टिमेट किसका होगा 2022-23 का। अभी जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है उसमें एडवांस एस्टिमेट 2022-23 के लिए लिखा हुआ है ना। तो 2022-23 का जो एडवांस एस्टिमेट में कितना हो गया है 65,023। तो आपसे पूछा जा सकता है, अब जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसे पूछा जाएगा 2022-23 का यदि पूछा जाएगा तो आपसे एडवांस एस्टिमेट पूछा जाएगा। तो 65,023 आपका ये पर कैपिटा इनकम है, और वहीं पे ये क्या है, ये कांस्टेंट प्राइसेस मतलब स्थिर भावों के आधार पे। वहीं पे प्रचलित भावों के आधार पे मतलब जो करंट प्राइसेस उसके आधार पर कितना है 1,40,583। तो ये दोनों ही डेटा आपको पता होना चाहिए। वर्तमान में आपके लिए दोनों ये डेटा इंपॉर्टेंट है, इनको आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे, है ना। चलिए 34वां क्वेश्चन आपके सामने, आकांक्षी विकासखंड प्रोग्राम ABP, इसे बोलते हैं हम एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, मध्य प्रदेश में किस वर्ष शुरू किया गया। हालांकि इसमें वैकेंसीज भी आई थी, आप लोगों को याद होगा, मैंने शेयर भी किया था ग्रुप में, 2018 में शुरू किया गया था ना। मध्य प्रदेश के औद्योगिक उत्पादन में मूल्य के आधार पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का कितना हिस्सा है। पूछा गया आपसे व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इन मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल आउटपुट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। तो वैल्यू में पूछा गया आपसे, तो ये कितना है, ये है 32%, काफ़ी बड़ा इसका शेयर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 2011 की जनगणना के आधार पर पिछले दशक 2001 से 2011 में मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ मध्य प्रदेश इन द लास्ट डिकेड 2001 टू 2011 कितना रहा। अब देखो 2011 का ही जनगणना भी चल रहा है, उसी के डेटा को आपको ध्यान रखना है, और वही क्वेश्चन एग्जाम पूछा जा रहा है। तो ये कितना था 20.3% है ना, तो इसको आप याद रखेंगे। 37वां क्वेश्चन आपके सामने, सोवियत यूनियन के अंतिम नेता मिखाइल गोर्बाचेव का हाल ही में किस समय पर निधन हुआ। मिखाइल गोर्बाचेव काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है, तो ये तो पता होना चाहिए आप लोगों को। वैसे सोवियत यूनियन के जाने माने हैं, इनके समय में ही बेसिकली USSR जो है फ्रेगमेंटेशन हुआ था, मतलब कई पार्ट में डिवाइड हुआ था। तो इनकी बेसिकली अभी हाल ही में मृत्यु हुई थी, कितने वर्ष में, 91 वर्ष में, है ना। 38वां क्वेश्चन आपके सामने है, UGC के पूर्व अध्यक्ष थे प्रोफेसर DP सिंह, इनको शिक्षा सलाहकार के पद पर नियुक्त किस राज्य सरकार ने दी है। तो ये है बेसिकली दैट इज बेसिकली उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है, तो इसको आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे, है ना। प्रोफेसर DP सिंह की यदि हम बात करें तो प्रोफेसर DP सिंह जो हैं एक समय हमारे यूनिवर्सिटी के मतलब देवेल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, और जब मैं उस समय स्टूडेंट था वहाँ पे मास्टर्स कर रहा था उस समय ही वॉज बेसिकली वाइस चांसलर एट देयर। तो हमारी मुलाकात भी उनसे हुई थी वैसे उस समय। तो बाद में उसके बाद में UGC के चेयरमैन बन गए थे, तो ये आप ध्यान रखेंगे। हालांकि वर्तमान समय में UGC के चेयरमैन कौन है ये आपसे जरूर पूछा सकता है, उनका नाम है क्या है, ममिडाला जगदीश कुमार, है ना। मैं आपको दिखाता हूँ, लेट मी शो दिस फॉर यू। ये देखिए ममिडाला जगदीश कुमार जो है एज ऑफ नो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरमैन हैं, तो इनका नाम विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ये प्रोफेसर थे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के IIT दिल्ली में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। एनीवे 39वां क्वेश्चन में चलते हैं सीधे। मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना 2022 के अंतर्गत लाभान्वितों को कितनी प्रसूति हेतु सहायता दी जाती है। मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना 2022 गिव्स द सपोर्ट ऑफ द टू द बेनिफिशरीज फॉर द डिलीवरी ऑफ, कितना है। तो ये बेसिकली है इसका सही आंसर, दैट इज बेसिकली अधिकतम 2 जीवित जन्म के लिए मैक्सिमम 2 लाइव बर्थ, है ना। तो इसके लिए बेसिकली बेनिफिट दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मध्य प्रदेश सिकल सेल अभियान का उद्देश्य जनजातीय समुदायों में किसकी जागरूकता का प्रसार करना है। द एम ऑफ मध्य प्रदेश सिकल सेल मिशन इज टू स्प्रेड अवेयरनेस अमॉन्ग ट्राइबल कम्युनिटीज अबाउट। तो हम किसके लिए बेसिकली जागरूकता दे रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये सिकल सेल एनीमिया तो है ही है। सिकल सेल क्या होता है ये आपको पता है, सिकल सेल एनीमिया में क्या चीज़ें होती हैं। बेसिकली हमारी जो RBCs होती हैं, जो रेड ब्लड कर्पसूल्स से हम लाल रक्त कणिकाएं बोलते हैं, वो राउंड शेप में होती हैं, है ना। लेकिन सिकल सेल में क्या होता है, सिकल का मतलब होता है हंसिया, है ना। तो वो फिर राउंड शेप में होने की बजाय इस फॉर्म में हो जाती है ना। और जब इस फॉर्म में आती है तो जो ब्लड फ्लो है वो प्रॉपर तरीके से कई बार नहीं होता, तो कई बार ब्लड क्लॉटिंग देखने के लिए मिलती है। तो सिकल सेल एनीमिया में ये एक समस्या देखने के लिए हमें मिलती है। तो ये बेसिकली हमारी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सिकल सेल अभियान शुरू किया गया था, और सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया इन दोनों को इसमें कवर किया आता है। तो सिकल सेल एनीमिया भी कवर किया गया, थैलेसीमिया भी है, और हीमोग्लोबिनोपैथीज को भी कवर किया गया है ना। तो ये पूरा है, हीमोग्लोबिनोपैथीज ही बोलते हैं इसको,
सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, है ना, कंबाइंड फॉर्म में। ये योजना 2022 में शुरू किया गया था और ये बेसिकली हमारे जो जनजातीय विकास खंड है, नवासी जनजातीय विकास खंड है, उसमें बेसिकली इस योजना को हमने लॉन्च किया था। सिकल सेल उन्मूलन कार्यक्रम भी हमारी हालांकि भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था 2021 में, जनजातीय गौरव दिवस के दिन 15 नवंबर 2021 को, तो भारत सरकार के द्वारा भी इसको लॉन्च किया गया था। और हमारे मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से लॉन्च किया गया था और ये भी हमने प्लान किया है कि सिकल सेल एनीमिया को हम 2047 तक 2047 तक एलिमिनेट कर देंगे, तो ऐसा ही प्लान किया गया है ना। 41 क्वेश्चन में चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पे है? यह है लोसान में, तो ये क्वेश्चन दोबारा से पूछा गया है। 42 क्वेश्चन है कि इस भारतीय महिला क्रिकेटर को पहली बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 सम्मानित किया गया था और ये है मिथाली राज। शी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेटर ऑफ इंडिया, मिथाली राज, जिनका नाम तो आप लोग जानते ही हैं। और यहाँ पे बताया गया है कि इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 सम्मानित किया गया है। पहले इस पुरस्कार का नाम होता था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, लेकिन अब इसका नाम हो गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो इसमें बेसिकली दिया गया है मिथाली राज को, है ना। तो ये नाम आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर टेबलिंग की गई है जिसमें देखा जाए तो यहाँ बताया गया 2022 के लिए शरद कमल को दिया गया टेबल टेनिस के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, और 2023 के लिए दिया गया किसको, चिराग शेट्टी, और यहाँ पे रैंकी रेड्डी को दिया गया है, सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी बैडमिंटन के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी को बैडमिंटन के लिए 2023 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया और 2022 का दिया गया था शरद कमल को। तो ये भी नाम पता होना चाहिए। इसको होस्ट करता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की बात करें 1992 से लेकर 2021 तक इसका नाम रहा। 2021 में नाम चेंज कर दिया गया, वर्तमान में इसका नाम हो गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसमें 25 लाख रुपए का प्राइज अमाउंट दिया जाता है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। चलते हैं 43rd क्वेश्चन में। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? जाने माने प्लेयर हैं जिनका नाम है मेजर ध्यानचंद, और इन्हीं के नाम पे हमने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी कर दिया है। तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए। नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाते हैं हम लोग अपने देश में? 29 अगस्त में, 29 अगस्त को हम लोग नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करते हैं। और अब ये सी बात है, ध्यानचंद हॉकी के जादूगर माने जाते हैं और ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। वो दौर था जब हमारे देश को लगातार गोल्ड मेडल मिल रहे थे, जबकि इस समय तो हम लोग तरसते रहते हैं। लेकिन 1928 में, 1932 में, 1938 में, 1936 में लगातार हमें 3 बार लगातार हमें ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिला था। तो दैट वाज द एरा ऑफ मेजर ध्यानचंद। 44th क्वेश्चन है, भारतीय सेना की अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों की नियुक्ति के लिए संशोधित आयु वर्ग क्या है? तो अग्निवीरों के लिए संशोधित आयु जो वर्ग है वो है 17.5 से लेकर 23 साल, ये टाइम पीरियड रहेगा। 45th क्वेश्चन आपके सामने है, अवध किशोर जड़िया का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो अवध किशोर जड़िया का संबंध किस क्षेत्र से है? ही इज बेसिकली फ्रॉम साहित्यम शिक्षा, साहित्यम शिक्षा के क्षेत्र से इनका संबंध है। और याद रहे ये बुंदेली जो भाषा है उसमें उसके लेखक हैं, बेसिकली पोएट हैं, ऑथर हैं। तो इनको तो आप जानते ही हैं, इनको पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया गया था। तो पद्मश्री अवार्डीज़ के बारे में तो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि 2024 में किसको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। तो उस समय इनको दिया गया था, तो ऐसा ही क्वेश्चन उस समय पूछा गया था, है ना। लेकिन वर्तमान समय जो हमारे पद्मश्री अवार्डी हैं उनका नाम आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और 4 नाम हैं जिनको पद्मश्री पुरस्कार 2024 के लिए दिया गया है। कौन कौन से हैं? ओम प्रकाश शर्मा जी हैं, ओपी शर्मा जी हैं, ओम प्रकाश शर्मा। कालूराम बामनिया जी हैं, कालूराम बामनिया का नाम याद रखेंगे। और भगवती लाल राजपुरोहित हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। और एक हैं सत्येंद्र सिंह लोहिया, इनका नाम याद रखेंगे। ओम प्रकाश शर्मा जी की बात करें, ये कला के क्षेत्र में उज्जैन के रहने वाले हैं, जिनको बेसिकली हमने मार्च कला में उत्कृष्टता के लिए दिया है। कालूराम बामनिया साहब की बात करें तो ये बेसिकली देवास जिले से हैं। और कबीर वाणी जो गोरखवाणी है, मीरावाणी है, उसके लिए आप गायन हैं, इनका गायकी करते हैं। तो कालूराम बामनिया साहब का नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अगले हैं भगवती लाल राजपुरोहित। भगवती लाल राजपुरोहित साहब की बात करें तो इनको बेसिकली हमने साहित्य एवं शिक्षा के लिए दिया है। और देखा है तो मालवी उपन्यास इनके नाम पे हैं, तो मालवी भाषा में अनुवाद भी किए गए इनके द्वारा। और लास्ट नाम है सत्येंद्र सिंह लोहिया। सत्येंद्र सिंह लोहिया जो है जाने माने पैरास्विमर हैं, और देखा है तो भिंड जिले के रहने वाले हैं। तो इनका भी नाम आपको याद रखना है, स्पोर्ट्स के लिए बेसिकली दिया गया है ना। 46 क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छा, ये पूरा लिस्ट दी हुई है, मैंने ध्यान नहीं दिया, और वरना इसमें डिस्कस कर लेते हैं। 46 है, मध्य प्रदेश में इकलौती बेटी छात्रवृत्ति योजना। इकलौती बेटी छात्रवृत्ति योजना का संचालन किस विभाग द्वारा किया जाता है? विच डिपार्टमेंट ऑपरेट्स द इकलौती बेटी स्कॉलरशिप स्कीम इन मध्य प्रदेश?
इसको रन करता है स्कूल शिक्षा विभाग, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा इकलौती बेटी छात्रवृत्ति योजना का बेनिफिट दिया जाता है। अगला है 47 क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना का संचालन कौन सा विभाग करता है? और ये करता है सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग। विच डिपार्टमेंट ऑपरेट्स द मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना इन मध्य प्रदेश? तो ये है सोशल जस्टिस एंड डिसेबल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट। इसको आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। दिस इज 47 क्वेश्चन। 48 क्वेश्चन आपके सामने, 1988 में वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के 16 खिलाड़ियों को आउट करने वाले भारतीय गेंदबाज का नाम क्या है? नेम ऑफ द इंडियन बॉलर हु डिसमिस्ड 16 प्लेयर्स ऑफ वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम इन 1988। अब देखो 1988 का इतना इंपॉर्टेंट था नहीं, इसलिए इतना याद रखता नहीं है, बट फिर भी पूछा गया है तो चलो ठीक है। यह है नरेंद्र हिरवानी। और 49 क्वेश्चन आपके सामने, मध्य प्रदेश जननी एक्सप्रेस योजना किस विभाग के अधीन संचालित है? तो यह है बेसिकली लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, इसके अंतर्गत संचालित है जननी एक्सप्रेस योजना। काफी महत्वपूर्ण योजना है जननी एक्सप्रेस योजना। इसको आप याद रखिए, अंडर विच डिपार्टमेंट इन द मध्य प्रदेश जननी एक्सप्रेस योजना ऑपरेटेड? तो यह है पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट। एंड चलते हैं 50th क्वेश्चन में, मिखाइल गोर्बाचेव की मृत्यु कब हुई है? मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग ऑलरेडी कि इनके समय में ही यूएसएसआर का फ्रेगमेंटेशन हुआ था। पहले यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रशिया हुआ करता था, लेकिन इससे बहुत सारी कंट्रीज बनी, लॉट ऑफ कंट्रीज हैड बीन फॉर्म्ड। तो ये तकरीबन 15 कंट्रीज में डिवाइड हुआ। तो मिखाइल गोर्बाचेव की मृत्यु कब हुई है, किस साल हुई है? तो ये बताया गया है। तो ये है आपका सी, अगस्त 2022 में हुई है। तो ये मिखाइल गोर्बाचेव। तो ये 50 क्वेश्चन है। 51st क्वेश्चन बोनस में है, भारत की राष्ट्रपति बनने से पहले द्रौपदी मुर्मू किस संवैधानिक पद पर थी? ये बेसिकली राज्यपाल हुआ करती थी, झारखंड की राज्यपाल थी। तेरह हमारे आज के क्वेश्चंस, डिस्कशन को से वाइंड अप करेंगे। वीडियो कैसा लगा, डिस्कशन कैसा लगा, आप जरूर कमेंट कर बताइए। आप सभी लोगों को आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, ढेरों सारी शुभकामनाएं शुभकामनाएं। मुलाकात करते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड विश ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। हमारा टेलीग्राम ग्रुप रामसोनी MBPSC को भी आप फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर अपडेट्स के लिए। दैट्स ऑल, थैंक्स सो मच।